बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 18 पढ़ रहे हैं, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक का अंतिम पाठ है। बच्चों, इस पाठ का नाम है टोपी और ये टोपी एक कहानी है। कहानी को लिखने वाले हैं हमारे कहानीकार सृंजय जी। हाँ बच्चों, सृंजय जी ने टोपी कहानी लिखी है। बच्चों, इस पाठ का शीर्षक पढ़कर आपके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं उठ रही होंगी कि हमारे लेखक ने टोपी को आधार बनाकर कहानी लिखी है, तो क्या बताया होगा इस कहानी में। इस कहानी में किसी के सिर पर टोपी पहनाई है या किसी की टोपी उछाली है या टोपी के माध्यम से आप लोगों को कोई संदेश दिया है। बच्चों, यह तो आप जब कहानी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। आप लोग भी छोटे छोटे बच्चे हो, जब कभी भी आप मेले या बाजार में अपने माताजी पिताजी के साथ जाते होंगे तो आपको भी कहीं टोपी देखने को मिलती होगी, तो आप लोग भी उनसे जिद करते होंगे कि वो आपको टोपी दिलाए। टोपी होती ही इतनी सुंदर है और आज जो आप कहानी पढ़ रहे हैं वह भी टोपी के समान बहुत सुंदर है, जिसको कि आपको पढ़कर बहुत ही आनंद की अनुभूति होने वाली है। साथ ही आपके लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश इस पाठ में दिया गया है। तो बच्चों, यह कहानी मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आपको इस पाठ का एक छोटा सा परिचय देती हूं। तो आइए देखिए क्या है वह परिचय। देखिए, सृंजय की कहानी टोपी लोक कथा पर आधारित है। लोक कथा क्या होती है बच्चों? लोक कथा वो होती है जो कि हमारी समाज में चलती रहती है, जो कि लिखित रूप में नहीं होती है, जिसे कि हम अपने मुंह से एक दूसरे को सुनाते रहते हैं, जो कि किंवदंती के रूप में हम सुनते रहते हैं। हमारे बुजुर्ग हमें सुनाते रहते हैं ज्ञानवर्धक कहानियाँ, वो लोक कथा होती है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने सामाजिक समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया है। हाँ बच्चों, जब आप ये कहानी पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि लेखक ने इस कहानी के माध्यम से हमारे समाज में जो भी उस समय बुराइयां चल रही होंगी, उस समय जो परेशानियां चल रही होंगी, उसका जिक्र किया है। बच्चों, समाज में समस्याएं तो हर समय ही रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि जो शासक वर्ग होता है वह हमेशा अपने अधीन जो जनता होती है उससे बेगार करवाना चाहता है। जो काम उनसे करवाना चाहता है उनका उचित मूल्य नहीं देता है। इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उन समस्याओं के बारे में, उन लोगों के बारे में इस कहानी में थोड़ा सा बताया गया है। बच्चों, यह कहानी शासक वर्ग से जनता के संबंधों की समीक्षा करती है। बच्चों, शासक वर्ग के जनता से कैसे संबंध चल रहे होंगे जब यह कहानी लिखी गई होगी, या ये कहानी जब लोक कथा के रूप में प्रचलित आई होगी। इस कहानी में बतलाया गया है कि प्राचीन जो शासक होते थे वो जनता से क्या क्या काम कराया करते थे, और जो भी काम कराते थे उसका उचित मूल्य नहीं देते थे, जिससे कि काम करने वाले लोग बहुत अधिक परेशान हो जाया करते थे। बच्चों, नन्ही गौरैया के दृढ़ निश्चय और प्रयासों का वर्णन भी है। हाँ बच्चों, आप जो ये टोपी कहानी पढ़ने वाले हैं वो एक नन्ही सी छोटी सी गौरैया। गौरैया कौन होती है? एक छोटी सी चिड़िया होती है भूरे रंग की, जिसको कि आपने अपने घर के आसपास देखा होगा, जो चींची आवाज़ निकालती है। उस गौरैया के दृढ़ निश्चय और प्रयासों का वर्णन है। बच्चों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी चिड़िया भी इतना महत्वपूर्ण काम कर सकती है जो कि इस टोपी कहानी में बताया गया है। तो बच्चों, आइए अब हम शुरू करते हैं कहानी। देखिए, कहानी की शुरुआत कहाँ से हो रही है? आप जो यह चित्र देख रहे हैं यह हमारी कहानी के पात्रों का ही चित्र है। पात्रों का मतलब कि इस कहानी का जो आधार है वो हमारी चिड़िया है। तो ये उस चिड़िया गौरैया, दोनों जो गौरैया है उनके जोड़े का चित्र है। एक थी गवरैया, एक था गवरा। गवरैया, गवरैया यानी गौरैया, और गवरा, गबरा कहते हैं नर गौरैया को। बच्चों, आप जब ये कहानी पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ, इस कहानी में जो भी शब्दों का उपयोग किया गया है वह बहुत ही सहज और सरल शब्दों का उपयोग है, जिन्हें कि आप देशज शब्द भी कहते हैं। देशज यानी कि हमारे गाँव में, हमारे समाज में
कुछ शब्द ऐसे प्रचलित होते हैं जो कि हम अलग होते हैं, जो शुद्ध नहीं होते, जो कि बोलचाल की दृष्टि से वही उपयोग में लाए जाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग इस पाठ में किया गया है। जैसे कि देखिए, गवरैया जो शब्द है, गवरैया शब्द क्या है? देशज शब्द है। अगर इसका शुद्ध शब्द निकालेंगे तो क्या होगा? गौरैया। लेकिन बोलचाल में गाँव में क्या बोला जाता है इन्हें? गवरैया। तो बच्चों, एक थी गवरैया और एक था गवरा, यानी एक थी चिड़ी और एक था चिड़ा, ऐसे भी कह सकते हैं। दोनों एक दूसरे के परम संगी, यानी दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहते थे। चूँकि जोड़ा है, जोड़ा तो हमेशा साथ रहता है। जहाँ जाते, जब भी जाते, साथ जाते, साथ हंसते, साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ ही सोते, बिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते, दाना चुगने और झुटपटा होते ही खोते में आ घुसते। बच्चों, भिनसार, भिनसार यानी सुबह होते ही वो लोग अपने खोते, खोते क्या होता है? खोता घोंसला होता है जिसमें कि चिड़ा और चिड़ी रहते हैं, गौरैया और गवरैया रहते थे। प्रातःकाल होते ही वो अपने घोंसले से निकल पड़ते थे। क्यों निकल पड़ते थे? दाना चुगने के लिए। और शाम होते ही अपने घोंसले में वापस आ जाते। चूँकि दिन भर वो उड़ उड़कर परेशान हो चुके होते थे, इसलिए थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते, यानी कि उन्होंने दिन भर में जो भी काम किया होता है उनके बारे में दोनों आपस में चर्चा करते। बच्चों, जो जोड़े होते हैं वो आपस में यही चर्चा करते हैं कि उन्होंने क्या किया, दिन भर उन्हें क्या लगा। इसी तरह ये जो चिड़ा चिड़ी का जोड़ा है, गौरैया और गवरैया का जोड़ा है, वे भी आपस में पूरे दिन की कहानी एक दूसरे को सुनाया करते थे। एक शाम गवरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फवता है उन पर कपड़ा। एक दिन गवरैया बोलती है, क्या बोलती है कि आप जो यह आदमी देखते हैं उन पर ये कपड़ा कितना अच्छा लगता है, फवता लगता है, यानी कि बहुत ही सुंदर लगता है उन पर। खाक फवता है। गवरा तपाक से बोला, क्या अच्छा लगता है? गवरा तुरंत बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है आज लट जीरा चुग आए हो। गवरैया बोल पड़ी, यानी गवरैया क्या बोली? ऐसा लग रहा है कि आज तो तुमने लट जीरा चुग लिया है, यानी फालतू का सामान आप खाकर आए हो। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती जो ढक जाती है। जो अपना नर गवरा है वो क्या बोल रहा है कि जब आदमी कपड़ा पहन लेता है तो कुदरत ने उसे जो सुंदर बनाया है उसकी सारी सुंदरता ढक जाती है। गवरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया यानी सुंदर शरीर का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोबे रोबे की रंगत मेरी आंखों के सामने चमक रही है। गवरा गवरैया को क्या बोल रहा है कि अभी जब तूने कपड़ा नहीं पहना हुआ है तो तेरा जो सुंदर शरीर है उसका एक एक हिस्सा मेरे सामने है, तेरे रोए की चमक चमक मैं देख सकता हूँ। अब अगर तू ही मानुष की तरह खुद को सरापा ढक ले, अगर तू खुद ही मनुष्य की तरह सरापा यानी सिर से लेकर पैर तक अपने आप को ढक लेगी तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं, कि तेरी सारी खूबसूरती नष्ट हो जाएगी कि नहीं, दिखाई नहीं देगी। ओझल होना यानी दिखाई नहीं देना या गायब हो जाना। अगर तू खुद को सिर से पैर तक ढक लेगी तो तेरी सारी की सारी खूबसूरती नष्ट हो जाएगी, ओझल हो जाएगी। आइए देखिए, कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। बच्चों, यह बात बिल्कुल सही है। कपड़ा सिर्फ मनुष्य का शरीर नहीं ढकता है बल्कि मौसम की मार से भी बचाता है। अगर सर्दी में आपने कपड़े पहने हुए हैं तो सर्दी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। गर्मी में आपने अगर कपड़े पहने हैं हल्के हल्के तो आपको लू नहीं लगती है। तो बच्चों, सिर्फ शरीर ही नहीं ढकता, कपड़ों से हमारी सुरक्षा भी होती है मौसम से। तू समझती नहीं, गवरा हंसकर बोला। कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रहती है। सकत यानी सामर्थ्य या शक्ति। तो गवरा क्या बोल रहा है
गबरा बोल रहा है कि अगर ये लोग कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं तो जो मनुष्य गर्मी, जाड़ा, बरसात सारे मौसमों से लड़ सकता है, वह लड़ने की उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है, यानी बड़ी परेशानी भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है, आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। बच्चों, यह भी सही बात है। क्या होता है, कुछ लोग महंगे कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग सस्ते कपड़े पहनते हैं, तो कपड़े पहनने से उनकी हैसियत पता चल जाती है कि कौन लोग कैसा है, किसमें कितना सामर्थ्य है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गवरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है और रोजाना नए नए कपड़े सिलवाता रहता है। यह निरा पोंगापन है, यानी यह एकदम बेकार बात है, एकदम गलत है। गवरा बोला, आदमी तो लिबास से फ़कत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दास्ताने और मोजे से ढक लेता है। दास्ताने होते हैं बच्चों जो अपने हाथों में पहने जाते हैं, और मोज़े आप पैरों में पहनते हैं। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले। हाँ बच्चों, मनुष्य क्या करता है, मनुष्य अपने को सिर से पैर तक ढकने की कोशिश करता है, और वो क्या करता है, जो हाथ काम करने के लिए दिए हैं भगवान ने, उन पर भी वो क्या पहन लेता है, उन पर भी वो दास्ताने पहन लेता है, और पैरों में भी मोजे पहन लेता है, और सिर पर भी सिर ढकने के लिए टोपी भी पहन लेता है। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गवरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। देखिए गवरैया का विचार कितना अच्छा सामने आया है, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। टोपी तो पाएगी कहाँ से, गबरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है, यानी एक टोपी पहनने के लिए राजा अपने सिर पर ताज पहनने के लिए कितने लोगों को उथल पुथल कर देता है, कितने लोगों को अलग अलग कर देता है। क्या तुझे पता है, जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती, और मनुष्य से जरा सी गलती हो जाती है तो उसकी इज्जत भी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इस फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है, कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है, यानी कितने लोगों को पागल बनाना पड़ता है, कितने लोगों से अपने काम निकालने पड़ते हैं। मेरी मान, तू इस चक्कर में पड़ ही मत। मैं तो तुझे कहता हूँ तू इस टोपी के चक्कर में पड़े ही मत। देखिए आगे, गबरा था तनिक समझदार इसलिए शक की, जबकि गवरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। तो बच्चों, जो हमारी गवरैया है वह बहुत जिद करने वाली थी, धुन की पक्की थी। धुन की पक्की यानी जो मन में सोच लिया उस काम को कर कर मानती थी। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। देखिए गवरैया की कितनी अच्छी विशेषता है कि उसने अगर जिंदगी में कुछ करने के लिए सोच लिया, उसको ही अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया। बच्चों, अगर आप भी इसकी तरह किसी भी काम के बारे में सोच लें, ठान लें और उस काम को पूरा करेंगे तो आपकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके भी पूरे सपने पूरे हो जाएंगे। कहा गया है जहाँ चाहा वहीं राह, यानी मनुष्य जो करना चाहता है वह कर सकता है अगर वह चाहे तो। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। मामूल यानी रोज की बात के मुताबिक, यानी रोजाना जो वो काम किया करते थे उसके मुताबिक अगले दिन घूरा घूरा होता है कूड़े करकट का ढेर, जहाँ की थोड़ा बहुत उनको खाने का सामान मिल जाता है तो वो खा लेते हैं, इसलिए घूरे के ढेर पर चुगने के लिए दोनों निकल गए। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। रुई का फाहा यानी कि रुई का एक छोटा सा टुकड़ा मिला। मिल गया मिल गया मिल गया, गवरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। यानी जैसे ही उसको रुई का टुकड़ा मिला वह खुशी के मारे उस घूरे पर ही लौटने लगी। अरे क्या मिल गया रे, गबरे ने चिढ़ाकर पूछा। मिल गया टोपी का जुगाड़ मिल गया। टोपी का जुगाड़ मिल गया यानी टोपी बनाने के लिए सामान मिल गया। गवरैया ने गबरे के सामने रूही का फाहा धर दिया। धरना यानी
यानी कि रखना। गवरैया ने फटाफट से गवरे के सामने जो रुई का फाया उसे मिला था वह रख दिया। तेरे जैसा एक ही बावरा और था। बावरा यानी पागल। गवरा बोला रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार। उम्दा यानी सुंदर और लचकदार था। किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। बच्चों, चाबुक क्या काम आता है? चाबुक घोड़े को चलाने के काम में आता है। जब हम घोड़े को चलाते हैं तो चाबुक मार मार कर ही चलाते हैं। तो वह चाबुक किसी घुड़सवार के हाथों से गिर गया और चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा तीन। क्या तीन बचा? घोड़ा, लगाम और जीन। यानी अब मुझे चाबुक मिल गया है तो अब तो मुझे सिर्फ तीन चीज़ें लानी है। तीन चीज़ें कौन सी लानी है? घोड़ा, लगाम और जीन। यानी इन तीनों चीज़ों को लाकर मैं भी घोड़ा चलाऊंगा, ऐसा बावरा सोचने लगा। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़कर वह बावरा ताउम्र यही रटता रहा। यानी जब बावरे को वह चाबुक मिला तो उसने सारा काम करना छोड़ दिया और सारी जिंदगी सिर्फ एक ही चीज़ रटता रहा। बाकी बचा तीन, घोड़ा, लगाम, जीन। गबरा उसे समझाता हुआ बोला, इस रुई के फाये से लेकर टोपी तक का सफ़र तुझे कुछ अता पता है? फिर जो गबरा था वह बहुत समझदार था। वह गवरैया को समझाने लगा कि तुझे ये रुई मिल गई है तो तुझे पता है कि इस रुई से टोपी कैसे बनेगी? तुझे कितना सफ़र करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, कितनी योजनाएं बनानी पड़ेंगी, जब जाकर तेरी टोपी बनेगी। तो बच्चों, आज आपने मेरे साथ टोपी कहानी का प्रथम भाग पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से गवरैया को एक रुई का फाया मिल जाता है और रुई का फाया मिलने के बाद वह टोपी बनाने के सपने देखने लगती है। बच्चों, अब हम कहानी के अगले भाग में देखेंगे कि जो चिड़िया है, जो गवरैया है, वह टोपी बनाने के लिए क्या क्या प्रयत्न करती है। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।